एक हाफिज कुरान लड़की की कब्र से सांप और बिच्छू निकलने का रहस्य। क्या आप तैयार हैं इस चौंकाने वाली सच्चाई से रूबरू होने के लिए? उसने तरीक से सजी यह खबर जैसे सुनते ही पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। फजर की नमाज के बाद जब अब्दुल करीम कब्रिस्तान के उस वीराने को चुपके से पार कर रहा था, उसके दिल की धड़कनें सामान्य से कहीं तेज थीं। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय कुछ डाकुओं की गूंजती खामोशी के, जो खुद को मौत के डर से बचा नहीं पा रहे थे। लेकिन आज का सन्नाटा कुछ अलग था। एक ऐसी अनहोनी की आहट थी जिसे सबके इंद्रिय महसूस कर रहे थे। अब्दुल करीम, जो करीब 20 साल से गोरख का काम कर रहा था, मौत की उदास चंद सूरतों को खुद से लगा चुका था। हर कब्र खोदना उसके लिए एक रोजमर्रा की कार्यशैली थी, मगर इस बार जमीन जब खुद पर से पत्थर जैसे सिकुड़े पलाश झाड़ने लगी, तो उसे लगा जैसे जमीन खुद कांप रही हो। उसने अपनी कुदरती औजार, कुदाल, फावड़ा और दस्ता, सबकी धार चेक की, पर मिट्टी की कसावट इस बार बेजुबान थी। पहली खाइश, दूसरी खाइश, हर बार पत्थर ही पत्थर। बड़ी मुश्किल से, थकावट के मारे पसीना पोंछते हुए वह दूसरी तरफ से खोदने बैठा। उसी वक्त अचानक एक बूंदसी ठंडी हवा उसके गले को छूकर निकल गई। उसकी रूह कानपेन-कुची आवाज में पुकार उठी, पर उसने खुद को समझाया कि ये सब रूहानी भ्रम है। खैर, उसने खोदना जारी रखा, और फिर हुआ वह अजूबा जो किसी ने कभी नहीं देखा था। जब मिट्टी की आखिरी परत हटाई गई, तो धरती ने जैसे अपना मुख मोड़ लिया हो। एक विशालकाय सांप, जिसकी आंखों में काला कौंधता क्रोध था, सरकता हुआ कब्र के अंदर से बाहर निकला। उसके पीछे छोटे बड़े बिच्छू तंद्रासी फन फैलाए बैठ गए थे। आसपास खड़े लोग एक पल के लिए स्टन हो गए, फिर चीख पुकार मच गई। बच्चे डर के मारे अपने माता पिता से चिपक गए। बुजुर्गों ने आंखों में आंसू लिए अल्लाह हाफिज की धुनाई की, पर किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। मैयत के जनाजे में बच्चे, बड़े, बूढ़े सब शामिल थे। एक ऐसा जनाजा जो किसी करीबी की मौत पर न मनाया जाए, बल्कि उस नेक लड़की की मौत पर मनाया जाए। यह सबके लिए एक हैरान करने वाला तमाशा था। सामने खड़ी लाश किसी और की नहीं, बल्कि नेकी और परहेजगारी की मूरत एक हाफिजा की थी, जिसने हजारों बच्चों को कुरान पढ़ाया था। इस जज्बे की ताकत को महसूस करते हुए भी हर कोई दंग था कि आखिर कब्र से सांप बिच्छू कैसे बाहर आए। बच्चों ने, जिनकी नर्म मासूमियत अभी भी कुरान की तिलावत से गूंज रही थी, अपने मासूम चेहरों पर खांती सी उदासी लिए कहा, वो हमारी उस्ताद थीं, पर हम नहीं जानते थे उन्हें कोई गुनाहगारी का दोषी क्यों ठहराया गया। बड़ों के मन में सवाल उठे, क्या सच में कोई गुनाह हो सकता है इतनी नेक और पाकदिल लड़की ने? फिर भी मीन ने उसे स्वीकारने से इनकार क्यों कर दिया? भीड़ में अफवाहों का जैसा उफान उठा, चीख पुकार ऐसी गूंजी कि कब्रिस्तान गूंज उठा। किसी ने कहा कि वो नाबालिग लड़कों को पढ़ाते वक्त कई बार घर में अकेले होती थी। किसी ने कहा कि उसकी सहेली से अनबन हो जाने पर उसने कोई बुरी साजिश रची, तो किसी ने माना कि माँ के प्रति उसकी नाफरमानी ने इस पर अल्लाह का अजाब उतार दिया। लेकिन जब लोगों ने इमाम मौलाना साहब को बुलाया, तो उन्होंने पूरे मामले का तह तक ठीक से ब्यौरा लेना शुरू किया। खुदाई अजदहे हैं, रूहानियत की दुनिया से आए वो काले सांप क्या बस अंधविश्वास था, या कोई गहरा राज छिपा था? खुद मौलाना साहब की आंखों ने भी उस सांप की सूझने वाली चाल देखी, जब उसने बार बार मैयत को अपना निशाना बनाया। मौलाना साहब ने बच्चों से, बुजुर्गों से, हकीम अम्मा से और फिर उस रहस्यमयी सहेली से पूछताछ शुरू की। हर किस्से ने एक नया सवाल जन्म दिया, किंतु असली राज उस लड़की की घोर अकेलाई, उसकी माँ के प्रति कड़वी भाषा और उसी मौजूदा सहेली की चुप्पी में कैद था। जब सच उजागर हुआ,
तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी ने यूं तो माँ के इलाज पर सारी संपत्ति लगाई, पर संताप और उत्तेजना की तावीज में उसकी माता ने एक सुसंख्य जड़ी बूटी खिलाई जो उसे तात्कालिक आराम देती पर उसकी रूह पर बला बन जाती, जिसे कुरान की तिलावत भी ना मिटा सकी। और वही जहरीली जड़ी बूटी कब्र की मिट्टी में जाकर सांप और बिच्छुओं को आकर्षित कर रही थी। एक प्रतीकिक आवाज, नाफरमानी की सजा जमीन भी नहीं सुन सकती। अगर आपको यह हैरान कर देने वाली कहानी सुनकर कुछ महसूस हुआ तो एक लाइक अवश्य करें, अपने विचार हमारी टिप्पणी में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम आपके लिए और भी चौंकाने वाले वाक़ये लाएंगे। कब्रिस्तान की भट्टी सी हवा में धीरे धीरे धुएं की महक उभर रही थी। गुलजार अजदहे भौरों जैसे झुंड में फने हुए कब्र के चारों ओर मंडरा रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति से उभरे हों। मौलाना साहब ने गहरी सांस भरी और अपना फरमान पढ़ने की मुद्रा में धीरे धीरे कब्र के पास बढ़े। उनका सिर ढका हुआ था, दाढ़ी पर सफेद गूंज थी और आंखों में अंधेरी चिंता के बादल थे। उन्होंने पहले माहौल का जायजा लिया। सांप अपने विशाल बदन के साथ मिट्टी के भीतर और भीतर सरक रहा था। बिच्छू फन फैलाकर अपने जहर की महक हवा में घोल रहे थे। चारों ओर मैयत के परिवार के न रहने का खरश साफ झलक रहा था। बच्चों के हृदय में अभी भी उसने हमें सिखाया था कि कोमल गूंज थी, लेकिन सवालों की कड़वाहट कोमपल की तरह फूले जा रही थी। मौलाना साहब ने इमाम के दस्ताने उतारे और मिट्टी से निकलते इन घातक जीवों पर निगाह जमाई। फिर उन्होंने गलीचे पर बैठकर शांति से हर शामिल से पूछना शुरू किया। बच्चों से पूछताछ, क्या हाफिजा आप में कभी किसी को डराती थी? एक एक बच्चे ने हाथ उठाकर कहा, नहीं मौलाना साहब, वो हमें प्यार से पढ़ाया करती थीं। क्या कभी उन्होंने आपसे कोई रहस्य साझा किया? नहीं, वो तो हर बात सबके सामने बताती थीं, जवानों और बड़ों से। उन्होंने उदाहरण के लिए उस रोज का जिक्र किया जब हाफिजा ने रात में निमंत्रण देकर बच्चों को पढ़ाया था। क्या उस रात कुछ असामान्य महसूस हुआ था? जी हाँ, उस रात तेज आंधी आई थी, मगर हाफिजा ने पढ़ाया जारी रखा। हकीम अम्मा ने बताया, उस मैयत के परिवार ने मुझे खबर की थी कि लाश का काल्पनिक परीक्षण कर दूं। यह सच था कि शरीर पर कोई चीरफाड़ नहीं थी, पर कब्र में जहरीली मिट्टी मिली थी जिसमें एक अनूठा पौधा पिघला हुआ था। माहौल में उसका जहर सांप इत्यादि को आकर्षित करता है। औरतों से मोहल्ले की औरतों ने बताया कि हाफिजा पहले अपनी माँ की मोहताज थी, फिर अचानक उनकी सेवा से कतराने लगी। महज 2 हफ्ते पहले माँ की दवा में कुछ बदलवा दिया था, जिससे स्वास्थ्य बिगड़ गया। मौलाना साहब ने खामोशी से सभी की बातें सुनी, फिर जमीनी हवाले से उठकर बुलंद आवाज में कहा, इतना स्पष्ट है कि यहाँ कोई भौतिक साजिश हुई है। किसी ने उस जहरीली मिट्टी में जहर मिला दिया, जो अब कब्र को उन शक्तिशाली जीवों के हवाले कर चुकी है। यह कोई रूहानी अजाब नहीं, बल्कि इंसानी दुराचार है। बट फिर भी बड़ा सवाल था, कौन? इस सिलसिले में उन्होंने गांव के सरपंच और व्यापारी परिवारों को बुलाया, जहां उन्होंने कई लूटपाट और दवा मिलावट की पुरानी शिकायतें सुनी। एक दुकानदार जो हकीम अम्मा की दवाइयों में मिलावट करता था, एक जमींदार जिसने अपने कर्ज में फंसी लड़की के परिवार को ब्लैकमेल किया, और एक साजिशन तगड़े भीड़धन वाले सरपंच जिसने हाफिजा की लोकप्रियता से जलन रखी थी। इनमें से हर एक पर शक था, मगर सबने खामोशी साध ली। मौलाना साहब ने अंतिम फैसला सुनाया, इस रहस्य को उजागर करने के लिए हमें उस जहरीली मिट्टी का नमूना लैब में भेजना होगा। सभी संदिग्धों से पूछताछ करनी होगी
और हाफिजा की सहेली की गवाही लेनी होगी, जिसकी सूचना हमें अभी तक नहीं मिली थी। इतनी घोषणाएं होते ही कब्रिस्तान के लोग एक नए जोश से भर उठे। उन्होंने खुद मिट्टी से नमूना भरा, हकीम अम्मा ने उसे सील किया और बच्चे मुस्कुराकर उस काले सांप को दूर भगाने की दुआ करने लगे। दृश्य इस तरह बदल गया। हवाएं नरम हुई, सांप बिच्छू अपने अपने गड्ढों में वापस लौटने लगे और एक सन्नाटा छा गया, जहां सबके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, कौन कर सकता है इतनी मासूम हाफिजा के साथ ऐसा। अगले दिन सुबह सुबह ही कब्रिस्तान के पास स्थित हकीम अम्मा के हॉस्पिटल में हकीम अम्मा, मौलाना साहब और 2-3 पंचायत सदस्यों की मीटिंग हुई। मिट्टी का नमूना, जिसमें अजीब और जहरीला पौधा मिला था, उसने कांच की शीशी में रखकर बड़े ध्यान से सील किया था। मौलाना साहब ने शीशी हाथ में उठाई और देखा कि मिट्टी काली सी, गीलापन लिए हुए, किसी साधारण मिट्टी जैसी नहीं थी। शीशी के बाहर एक छोटा सा लेबल चिपका था, 23 जुलाई, कब्रिस्तान से लिया गया नमूना। हकीम अम्मा ने अपने बड़े चश्मे पर उंगली फेरते हुए बताया, इस पौधे का नाम सियारिया न्यक्स है। यह औषधीय नहीं बल्कि विषैला माना जाता है। इसकी जड़ जब किसी मिट्टी में मिलाई जाती है तो वहां के जीव जंतु अजीब तरह से उत्तेजित हो जाते हैं। मौलाना साहब ने गहरा सांस भरी और गांव के सरपंच की ओर देखा। सरपंच ने आंखें झुकीं, लेकिन शर्म से चेहरा लाल नहीं हुआ। वहीं पंचायत के एक वृद्ध सदस्य ने धीरे से कहा, यह उसी सरपंच की जमीन से थोड़ी दूर की मिट्टी नहीं जो उन्होंने कब्रिस्तान के पास खरीदी थी। वहां मिट्टी पहले भी अजीब तरह से रंग बदल लिया करती थी। सरपंच ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने सुना था मिट्टी सड़ने लगती है, लेकिन मैंने कभी जहर मिलने की बात नहीं सुनी। इसी बीच एक नौजवान जो सरपंच का रिश्तेदार था भी रूम में दाखिल हुआ। उसने हकीम अम्मा से फरमाया, अम्मा, लैब रिपोर्ट कब आएगी? हकीम अम्मा ने शीशी को अलमारी में बंद करते हुए कहा, रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। जब तक सबूत हाथों में नहीं होंगे मैं कोई नतीजा नहीं बता सकती। विशेष जांच का क्रम। प्राथमिक साक्ष्य, मिट्टी का नमूना, बच्चों और औरतों की गवाही, सरपंच की अधूरी शिकायतें, 2 व्यापारियों की शंका, दवा मिलावट और ब्लैकमेल। अगले कदम, संदिग्ध सर्वेक्षण, सरपंच, व्यापारी और हकीम अम्मा के दवाइयों के थोकदार, मिट्टी की विस्तृत लैब जांच, हाफिजा की सहेली की खोज जिसका पता अब तक नहीं चल पाया। मौलाना साहब ने सबको शांत करते हुए कहा, हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला, मिट्टी में मिला जहरीला पौधा। दूसरा, कब्र से निकले सांप बिच्छू। तीसरा, हाफिजा का व्यक्तिगत जीवन, विशेषकर उसकी सहेली से संबंध। इन तीनों में कोई तार जोड़ना होगा। वह खामोशी से खिड़की की ओर मुड़े, जहां बाहर इकट्ठे बच्चे धीमी आहों के साथ बैठे थे। उनमें से छोटी सी बिटिया, जो हाफिजा की सबसे करनी थी, धीरे से बोली, मौलाना साहब, मुझे लगता है कि सहेली रियाजा बीबी इस सब में शामिल है। वो 2 हफ्ते पहले गांव छोड़े जाने से पहले बहुत चुप सी हो गई थी। समाज की मासूमियत से भरी इस बात ने मौलाना साहब के मन में एक अलौकिक रोशनी जलाई। उन्होंने बिटिया से पूछा, क्या तुम जानती हो कि रियाजा ने आखिर ऐसी कौन सी बात छुपाई थी? बिटिया ने सिर हिलाया, नहीं, पर हाफिजा के साथ आखिरी बातचीत में वो रोकर कुछ कह रही थी, मैं तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दूंगी। मुझे सही से समझ नहीं आया। दोपहर को लैब रिपोर्ट आई। लैब टेक्नीशियन ने रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पढ़े। मिट्टी में पाया गया सियारिया न्यक्स जैविक विष का स्तर काफी अधिक था। नमूने में एक न्यूरोटॉक्सिन पाए गए जो सांप बिच्छू को उत्तेजित कर सतर्क बनाता है।
मिट्टी की पीएच वैल्यू सामान्य से ज्यादा अम्लीय थी, जो संकेत था किसी रासायनिक मिलावट का। मौलाना साहब ने आंखें बंद करके दुआ की, फिर सबको इकट्ठा करते हुए बोले, इस मिट्टी को वहां लाकर बराबर घोलने वाला कोई न कोई है। हमें रियाजा का पता लगाकर उसकी गवाही लेनी होगी। रियाजा की खोज। 5 दर्जन गांव वालों ने 2 गाड़ियों में गर्द भट्टी जाते हुए बालाएं बजाईं, क्योंकि रियाजा का पुराना घर वहीं था। रास्ते में चर्चाएं तेज थीं। क्यों रियाजा ने इतनी जल्दी गांव छोड़ा? क्या सच में उसने हाफिजा के लिए कोई बदला लिया, या फिर सरपंच और व्यापारी मिलकर कोई साजिश कर रहे? गांव पहुंचते ही सबका सामना एक सुनसान हवेली से हुआ, जहां दरवाजे की कुंडी टूट चुकी थी। इधर उधर चींटियों की कतारें दौड़ रही थीं और दीवारों पर पीले धब्बे थे। हकीम अम्मा ने पुरानी छत से जमी गंदगी का नमूना लिया तो पाया कि वही अम्लीय मिट्टी वहां भी मौजूद थी। किसी ने पूरे गांव में मिट्टी में जहर घोल रखा था। मौलाना साहब ने गहरी आवाज में पुकारा, रियाजा, निकलो सामने। पर कोई जवाब न आया, सिवाय एक दरारती ढीली हंसी की जो हवेली के अंधेरे से उभरी। अगले मोड़। इस अध्याय का अंत उस रहस्यमयी हंसी के साथ हुआ जिसने न सिर्फ रियाजा की मौजूदगी की पुष्टि की बल्कि एक संदेश भी छोड़ा। जो मिट्टी साथ गिरती है वही साजिश का सच भी उजागर करेगी। रियाजा की कबूलनामा और हवेली में गूंजती रहस्यात्मक पुकार ने गांव वालों के भीतर एक नया शिगुफा जगाया। मौलाना साहब ने निर्णय लिया कि अब तक जो घटनाएं हुई हैं वे एक बड़ी साजिश का केवल पहला हिस्सा थीं। उन्होंने रियाजा से एक आखिरी सवाल पूछा, किसकी घातक चाल का हिस्सा बनकर तुमने यह सब किया? रियाजा ने सहम कर जवाब दिया, सरपंच साहब के एक करीबी व्यापारी शेख अब्दुल कादिर ने मुझसे यह जहर मिलाने को कहा था। उसे हाफिजा की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं थी क्योंकि वही गांव के हर बच्चे को मुफ्त तालीम देती थी, जिससे गांव के मदरसा में दाखिले कम हो गए थे और शेख साहब का धंधा चौपट होने लगा था। तभी गांव के एक युवक ने कहा, मैंने कल शाम शेख साहब को पनाह में देखा था, उसी हवेली की तहखाने जैसी बंकर में। मौलाना साहब ने ठंडी आवाज में कहा, तो अगला कदम है इस व्यापारी को पकड़ना और तहखाने की तलाशी लेना। लालटेनों की रोशनी में तहखाना, चौतरफा अंधेरा, दलदलनुमा दरवाजे और फैलती खामोशी ने उस कदम को और भी खतरनाक बना दिया। दलालों की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। क्या सचमुच शेख साहब ने हाथ मिलाया था रियाजा के साथ? क्यों उसे हवेली के तहखाने में बुलाया गया होगा? तलाश में जब तहखाना का लोहे का दरवाजा खुला तो भीतर एक गुप्त कक्ष में सैकड़ों सिलेंडर मिले जिसमें सियारिया न्यक्स के रेटेड अर्क भरा था। हर सिलेंडर पर शेख साहब का मुहर था। मौलाना साहब ने ठहरकर उन सिलेंडरों की ओर देखा और बोला, यही तो है वह जहरीली जड़ जिसने कब्रिस्तान में सांप और बिच्छू बुलाए। शेख अब्दुल कादिर का पर्दाफाश। तब तक शेख साहब पीछा छुड़ाकर भाग निकले, पर गांव वालों ने उनके घेराबंदी कर ली। सरपंच ने राहत भरी सांस ली क्योंकि उनके बड़प्पन पर धब्बा नहीं लगना चाहिए था और चिल्लाया, उन्हें पकड़ो। मुकदमे की शुरुआत हुई और तहखाने में मिली सामग्री ने सारे मुद्दों को स्पष्ट कर दिया। धंधा प्रभावित, मदरसा में दाखिले कम, शेख साहब की आमदनी गिर गई। घातक साजिश, सियारिया न्यक्स का प्रयोग, कब्र में रूहानी अजाब का भ्रम। रियाजा का लाभ, बदले के रूप में उसे धन और संरक्षण का आश्वासन। गांव की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। रियाजा और शेख साहब दोनों को सामने लाकर पूछताछ हुई। रियाजा ने फिर से अपनी कमी का इजहार किया, मैं बहक गई थी, पर अब मुकद्दर का फैसला आपकी अदालत तय करेगी।
शेख अब्दुल कादिर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब तहखाने के सिलेंडर और रियाजा की गवाही पेश हुई तो उसे भी जुबानी कबूलनामा देना पड़ा। अदालत ने फौरी तौर पर ठोहरा। सजा शेख साहब को 5 साल कारावास और आर्थिक दंड। रियाजा को सामाजिक दंड, वह गांव के स्कूल में मुफ्त काम करके अपनी क्षति की भरपाई करेगी। हत्या का सच और माफी। हाफिजा की कब्र पर अब दोबारा मिट्टी डाली गई, इस बार बिना किसी मिलावट के। गांव के बच्चे शहादत पढ़कर उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं लेकर आए। रियाजा ने कांपते हुए कब्र पर मिट्टी डाली, फिर सभी से माफी मांगी। मौलाना साहब ने बुलंद आवाज में कहा, जो गुनाह कब्र से बाहर आता है उसका हिसाब दुनिया और आखिरत दोनों में होगा, पर माफी की राह भी अल्लाह के दरवाजे तक खुली है। अंतिम नजारा, इबरत और सीख। समाज में पुनर्मिलन। हाफिजा की याद में गांव में एक छोटी सी मदरसा खुली, जहां बच्चे मुफ्त तालीम पाने लगे। रियाजा का परिवर्तन। वह अब नमाज पढ़ने लगी, बच्चों को कुरान सिखाने में मदद करने लगी और अपने कृत्य का प्रायश्चित कर रही है। शेख साहब का पश्चाताप। जेल से रिहा होने पर सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांगते हुए कहा, मेरा लोभ और जलन ने मुझे अंधेरे में धकेल दिया। मौलाना साहब ने मदरसा के उद्घाटन पर बच्चों से कहा, हर रिश्ते में ईमानदारी और इज्जत जरूरी है। मां बाप, गुरु और साथियों का आदर करना जीवन का असली मकसद है। और यहीं उस वीराने कब्रिस्तान के सामने से उठी हवाएं, जहां कभी रूहानी अजाब का भ्रम था, अब दुआओं की सरगम बिखेर रही थीं। इस तरह पूरा हुआ वह रहस्यमयी किस्सा, एक हाफिजा की सच्चाई, जलन की तकलीफ, साजिश का पर्दाफाश और उभरती उम्मीद का सफर। इसी पाठ से सीखिए, ईमानदारी, इज्जत और प्यार ही असली नेकी हैं। रियाजा की कबूलनामा और हवेली में गूंजती रहस्यात्मक पुकार ने गांव वालों के भीतर एक नया शिगुफा जगाया। मौलाना साहब ने निर्णय लिया कि अब तक जो घटनाएं हुई हैं वे एक बड़ी साजिश का केवल पहला हिस्सा थीं। उन्होंने रियाजा से एक आखिरी सवाल पूछा, किसकी घातक चाल का हिस्सा बनकर तुमने यह सब किया? रियाजा ने सहम कर जवाब दिया, सरपंच साहब के एक करीबी व्यापारी शेख अब्दुल कादिर ने मुझसे यह जहर मिलाने को कहा था। उसे हाफिजा की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि वही गांव के हर बच्चे को मुफ्त तालीम देती थी, जिससे गांव के मदरसा में दाखिले कम हो गए थे और शेख साहब का धंधा चौपट होने लगा था। तभी गांव के एक युवक ने कहा, मैंने कल शाम शेख साहब को पनाह में देखा था, उसी हवेली की तहखाने जैसी बंकर में। मौलाना साहब ने ठंडी आवाज में कहा, तो अगला कदम है इस व्यापारी को पकड़ना और तहखाने की तलाशी लेना। लालटेनों की रोशनी में तहखाना, चौतरफा अंधेरा, दलदलनुमा दरवाजे और फैलती खामोशी ने उस कदम को और भी खतरनाक बना दिया। दलालों की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। क्या सचमुच शेख साहब ने हाथ मिलाया था रियाजा के साथ? क्यों उसे हवेली के तहखाने में बुलाया गया होगा? तलाश में जब तहखाना का लोहे का दरवाजा खुला तो भीतर एक गुप्त कक्ष में सैकड़ों सिलेंडर मिले, जिसमें सियारिया न्यक्स के रेटेड अर्क भरा था। हर सिलेंडर पर शेख साहब का मुहर था। मौलाना साहब ने ठहरकर उन सिलेंडरों की ओर देखा और बोला, यही तो है वह जहरीली जड़ जिसने कब्रिस्तान में सांप और बिच्छू बुलाए। शेख अब्दुल कादिर का पर्दाफाश। तब तक शेख साहब पीछा छुड़ाकर भाग निकले, पर गांव वालों ने उनके घेराबंदी कर ली। सरपंच ने राहत भरी सांस ली, क्योंकि उनके बड़प्पन पर धब्बा नहीं लगना चाहिए था, और चिल्लाया, उन्हें पकड़ो। मुकदमे की शुरुआत हुई और तहखाने में मिली सामग्री ने सारे मुद्दों को स्पष्ट कर दिया।
धंधा प्रभावित मदरसा में दाखिले कम, शेख साहब की आमदनी गिर गई। घातक साजिश, सियारिया न्यक्स का प्रयोग, कब्र में रूहानी अजाब का भ्रम। रियाजा का लाभ, बदले के रूप में उसे धन और संरक्षण का आश्वासन। गांव की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। रियाजा और शेख साहब दोनों को सामने लाकर पूछताछ हुई। रियाजा ने फिर से अपनी कमी का इजहार किया। मैं बहक गई थी, पर अब मुकद्दर का फैसला आपकी अदालत तय करेगी। शेख अब्दुल कादिर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब तहखाने के सिलेंडर और रियाजा की गवाही पेश हुई तो उसे भी जुबानी कबूलनामा देना पड़ा। अदालत ने फौरी तौर पर ठोहरा। सजा, शेख साहब को 5 साल कारावास और आर्थिक दंड। रियाजा को सामाजिक दंड, वह गांव के स्कूल में मुफ्त काम करके अपनी क्षति की भरपाई करेगी। हत्या का सच और माफी। हाफिजा की कब्र पर अब दोबारा मिट्टी डाली गई, इस बार बिना किसी मिलावट के। गांव के बच्चे शहादत पढ़कर उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं लेकर आए। रियाजा ने कांपते हुए कब्र पर मिट्टी डाली, फिर सभी से माफी मांगी। मौलाना साहब ने बुलंद आवाज में कहा, जो गुनाह कब्र से बाहर आता है उसका हिसाब दुनिया और आखिरत दोनों में होगा, पर माफी की राह भी अल्लाह के दरवाजे तक खुली है। अंतिम नजारा, इबरत और सीख। समाज में पुनर्मिलन। हाफिजा की याद में गांव में एक छोटी सी मदरसा खुली, जहां बच्चे मुफ्त तालीम पाने लगे। रियाजा का परिवर्तन। वह अब नमाज पढ़ने लगी, बच्चों को कुरान सिखाने में मदद करने लगी और अपने कृत्य का प्रायश्चित कर रही है। शेख साहब का पश्चाताप। जेल से रिहा होने पर सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांगते हुए कहा, मेरा लोभ और जलन ने मुझे अंधेरे में धकेल दिया। मौलाना साहब ने मदरसा के उद्घाटन पर बच्चों से कहा, हर रिश्ते में ईमानदारी और इज्जत जरूरी है। माँ बाप, गुरु और साथियों का आदर करना जीवन का असली मकसद है। और यहीं उस वीराने कब्रिस्तान के सामने से उठी हवाएं, जहां कभी रूहानी अजाब का भ्रम था, अब दुआओं की सरगम बिखेर रही थीं। इस तरह पूरा हुआ वह रहस्यमयी किस्सा, एक हाफिजा की सच्चाई, जलन की तकलीफ, साजिश का पर्दाफाश और उभरती उम्मीद का सफर। इसी पाठ से सीखिए, ईमानदारी, इज्जत और प्यार ही असली नेकी हैं।